बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है 7, इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स। और डिस्ट्रक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए इसी टॉपिक्स के फ़ौरन बाद आपकी बुक के अंदर एक प्रोग्राम मौजूद है, उस प्रोग्राम को मैं इस्तेमाल करूँगा इस टॉपिक को फर्दर एलेबोरेट करने के लिए 13.11। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन पैरामीटर। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम एक ऑब्जेक्ट को फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे पास ऑन कर सकते हैं। जिस तरह हम किसी भी फंक्शन के अंदर नॉर्मल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स को भी किसी भी फंक्शन के अंदर एज अ नॉर्मल पैरामीटर पास कर सकते हैं। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल करूँगा, प्रोग्राम 13.12। तो मैं डिस्ट्रक्टर से शुरू करता हूँ। पहले मैं डिस्ट्रक्टर की थोड़ी थ्योरी जो है वो आपको बता दूं, थोड़ा यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या चीज़ है और वो कंस्ट्रक्टर से किस तरह से डिफरेंट है। हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो अब देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ है। अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज डिस्ट्रॉयड इज नोन एज डिस्ट्रक्टर। The destructor has no return type and its name is same as the class. The constructor cannot return the destructor cannot return any value. It also cannot accept any parameter. The constructor name is preceded by the tilde sign. अब ये जो मैंने थ्योरी पढ़ी है मैं इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। डिस्ट्रक्टर जो है ये बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह एक मेंबर फंक्शन होता है। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, इसी तरह डिस्ट्रक्टर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने की सूरत में ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट होता है। और जिस तरह कंस्ट्रक्टर की किसी तरह कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रक्टर जो है इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसका नेम भी कंस्ट्रक्टर की तरह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि क्लास का नेम होता है, यानी इसका नेम भी क्लास के नेम के साथ ही होता है, सेम नेम होता है। और डिस्ट्रक्टर जो है वो किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता और ना ही किसी किस्म के कोई पैरामीटर्स जो हैं वो एक्सेप्ट करता है, जबकि कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। और अगर डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर जो हैं वो दोनों सेम नेम रखते हैं जैसा कि क्लास का नेम होता है, तो आप इन्हें डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे। जो डिस्ट्रक्टर होता है इसके नाम से पहले हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे टाइल्ड सिंबल कहा जाता है। अब मैं बताता हूँ कि डिस्ट्रक्टर का एक्चुअल में इस्तेमाल क्या होता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो प्रोग्राम में जो मौजूद वेरिएबल्स होते हैं, कंपाइलर उन वेरिएबल्स को एनालाइज करते हुए कुछ स्पेस जो है वो मेमोरी के अंदर एलोकेट करवा लेता है और उस स्पेस को ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो इस्तेमाल करता है और उसके अंदर चेंजेस करता रहता है, परफॉर्म करता है चेंजेस। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, वो स्पेस जो है मेमोरी के अंदर एलोकेट रहती है। उस स्पेस को खाली करने के लिए या फर्दर नए आने वाले प्रोग्राम के लिए उसे वेकेंट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे डिस्ट्रक्टर कहा जाता है। अब जैसे ही कोई प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्टर फौरी तौर पे एग्जीक्यूट होता है और मेमोरी के अंदर मौजूद स्पेस को एलोकेट करवा लेता है या फिर वेकेंट करवा लेता है या उसे क्लीन कर लेता है। आप इसे एक तरह का क्लीनर समझें जो कि रैम के अंदर मौजूद सारे डाटा को रिमूव कर देता है जैसे ही कोई प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। तो जिस तरह हम कंस्ट्रक्टर को खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसी तरह हम डिस्ट्रक्टर को भी खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बल्कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। हम प्रोग्राम एक देखते हैं, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि डिस्ट्रक्टर जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसे किस तरह से लिखा जाता है और वो किस तरह से बिहेवियर शो करता है। तो उसके लिए मैं ये आपकी प्रोग्रामिंग की जो बुक है उसके अंदर मौजूद प्रोग्राम जो है उसे एज इट इज़ जो है वो यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ और उसी से मैं इस टॉपिक को जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, ये मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसकी मदद से मैं डिस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करूँगा। तो डिस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ये मेरे पास सिंपल सा एक प्रोग्राम है। सबसे पहले मेरे पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद मेरे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है,
फिर मेरे पास एक क्लास का कीवर्ड मौजूद है और मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और उस क्लास का नाम मैंने रखा है टेस्ट। अब इस क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है इस्तेमाल नहीं किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें किसी किस्म का कोई भी डाटा मेंबर जो है वो शामिल नहीं कर रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा था। तो उसके बाद मेरे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मौजूद है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मैं एक कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये एक कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका नेम और क्लास का नेम जो है वो दोनों सेम है, जिससे पता चलता है कि ये एक कंस्ट्रक्टर है। और उसके अंदर मैं एक सिंपल सा सी आउट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यानी कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मेरे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का। ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट करूँगा हर दफ़ा ये कंस्ट्रक्टर जो है एग्जीक्यूट होगा और उसके रिस्पॉन्स में मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का मैसेज जो है वो डिस्प्ले होता जाएगा। अब इस कंस्ट्रक्टर के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने सेम इसी नेम से एक और कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, एक्चुअल में ये एक डिस्ट्रक्टर है। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये एक डिस्ट्रक्टर है? आप देख सकते हैं कि इसका नाम जो है बेशक ही क्लास की नेम वाला नेम है, यानी कि सेम वही नाम है जो कि क्लास का नाम है, लेकिन इसके नाम से पहले ये एक टाइल्ड सिंबल मौजूद है। ठीक है, आप कोई ये टाइल्ड सिंबल जो है अपने कीबोर्ड के ऊपर जो सेकंड रो है उसमें पहला डिजिट जो है ये आपको मिलेगा, पहला की जो है आपके पास ये टाइल्ड सिंबल का मौजूद होगा। ठीक, अब ये कब एग्जीक्यूट होगा? ये भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी किसी डिस्ट्रक्टर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रैम के अंदर से डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो इस डिस्ट्रक्टर की मदद से उसे रैम में से रिमूव किया जाता है। जिस तरह हम कंस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, इसी तरह हम डिस्ट्रक्टर की एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी ऑटोमेटिकली ही एग्जीक्यूट होता है। अब हम जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पर मेरी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आ जाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे इस क्लास डाटा टाइप के या इस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के, उतने हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट होंगे और उतने ही हमारे पास डिस्ट्रक्टर्स क्रिएट होंगे। यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। मैं पहले इसे रिमूव करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ रही है ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। जिस तरह कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है तो डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। अब आप जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतने ऑब्जेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट होगा और उतने ही ऑब्जेक्ट्स के लिए डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट होगा। अब मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, दो दफ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का मैसेज आ रहा है, दो दफ़ा ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का मैसेज आ रहा है। जो मेरी पहली आउटपुट थी उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएटेड के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड का मैसेज आ रहा था। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे तो मेरे पास आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड और फिर दोबारा से ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। लेकिन मेरे पास आ रही है आउटपुट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और लास्ट में दो दफ़ा मैसेज आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिस्ट्रक्टर उस वक्त तक रन नहीं होता जब तक प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए तो उसके रिस्पॉन्स में दो कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हुए। जैसे ही ये प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद डिस्ट्रक्टर्स जो हैं वो एंड पे एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि डिस्ट्रक्टर्स जो हैं हम उन्हें खुद से कॉल नहीं कर रहे, बल्कि जब प्रोग्राम एंड होता है प्रोग्राम के एंड में ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की तादाद बढ़ाते जाएं तो उतने ही हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे, उतने ही
कंस्ट्रक्टर्स की तादाद ज़्यादा होगी और उतने ही ऑब्जेक्ट्स की तादाद ज़्यादा होगी, सॉरी डिस्ट्रक्टर्स की। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो है एक कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होता है, इसी तरह हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो है वो एक डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन पैरामीटर। इससे पहले हमने जितने भी फंक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम किए थे या फिर कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड प्रोग्राम्स किए थे, उसमें हम नॉर्मल पैरामीटर्स को फंक्शंस को पास करते थे, ठीक है, जिसमें हम किसी किस्म की कोई वैल्यू पास कर देते थे या कोई वेरिएबल पास कर देते थे। बल्कि इसमें हम इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को भी एज अ फंक्शन पैरामीटर पास कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर बुक के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं पहले आपको इसे एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम क्या है और उसके बाद मैं इसकी वर्किंग आप लोगों को समझाऊंगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा जी, ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, इसके अंदर वो मेरे से एक तो किलोमीटर्स पूछ रहा है और दूसरा आवर्स पूछ रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपसे 2 दफ़ा किलोमीटर्स पूछेगा और 2 दफ़ा आपसे टाइम पूछेगा कि आपको कितने आवर्स जो हैं वो लगे हैं इन किलोमीटर्स को कंज्यूम करने में या इन किलोमीटर्स को तय करने में। हम 2 दफ़ा वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसी प्रोग्राम के एक अंदर फंक्शन मौजूद है जो कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेगा एक ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर रिसीव करके। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हमारे पास टॉप के ऊपर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फिर हमारे पास क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है और हमने ट्रैवल के नाम से एक क्लास क्रिएट की है। और उसके बाद हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास 2 डाटा मेंबर्स मौजूद हैं, एक किलोमीटर और दूसरा आवर्स। फिर हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ जाता है और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, किलोमीटर को भी इनिशियल वैल्यू 0 असाइन कर रहा है और आवर को भी इनिशियल वैल्यू 0 असाइन कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप किसी प्रोग्राम के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टर लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था, तो आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हर प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर लिखें या ना लिखें। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्टर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक गेट फंक्शन, गेट के नाम से फंक्शन लिखा हुआ है। ये फंक्शन एक्चुअल में क्या कर रहा है कि ये यूज़र से इनपुट रिसीव कर रहा है किलोमीटर्स की सूरत में और दूसरी इनपुट रिसीव कर रहा है आवर्स की सूरत में। ये किलोमीटर्स की सूरत में जब हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो इसे km नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा और आवर्स की सूरत में हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसे ये hr नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। यानी हम इस फंक्शन को या मेंबर फंक्शन को जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड मेंबर फंक्शन है void शो के नाम से, और ये क्या कर रहा है कि किलोमीटर और आवर के नाम से जो भी वेरिएबल हमारे पास मौजूद हैं उनके अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर होंगी उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर इस सी आउट स्टेटमेंट की मदद से डिस्प्ले करवा देगा जब हम इसे कॉल करेंगे। अब ये थर्ड जो है मेंबर फंक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसे ज़रा ध्यान से समझना है। अब ये थर्ड हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है void add के नाम से। अब यहाँ पर जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास का नेम भी ट्रैवल है और यहाँ पर हम लोग जो पैरामीटर पास करेंगे उसकी डाटा टाइप भी ट्रैवल है और उस पैरामीटर के लिए हमने यहाँ पर p का वेरिएबल जो है वो लिखा हुआ है। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ट्रैवल डाटा टाइप को ही इस्तेमाल करते हुए t के नाम से, और यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है 2 वैल्यूज़ को आपस में जमा कर रहे हैं। एक तो हमारे पास लोकली जो किलोमीटर नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू मौजूद होगी और आवर की वैल्यू मौजूद होगी यहाँ पर, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा उसके अंदर उसके डाटा मेंबर्स के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद होंगी उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करेंगे p.km। तो जो ऑब्जेक्ट पास होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा इस p नाम के वेरिएबल के अंदर,
तो हम पी डॉट के एम के मदद से या इस स्टेटमेंट की मदद से जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद किलोमीटर नाम की वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरह पी डॉट एच आर के नाम से हम दोबारा से इसी वेरिएबल के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद जो एच आर नाम का वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को जमा किया जाएगा और जो लोकल हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है टी के नाम से, उसके किलोमीटर और आवर नाम के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज़ हम स्टोर करवा देंगे और उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट की मदद से इन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। अब हम मेन फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। मेन फंक्शन में आपको ये प्रोग्राम जो है काफ़ी हद तक और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहला है माई के नाम से और दूसरा है योर के नाम से। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो कॉपीज जो हैं वो किलोमीटर की क्रिएट होंगी, दो कॉपीज ही हमारे पास आवर की क्रिएट होंगी। यानी कि हमारे पास मेमोरी के अंदर दो जो हैं वो किलोमीटर नाम के वेरिएबल क्रिएट होंगे, दो जो हैं वो आवर नाम के वेरिएबल जो हैं क्रिएट होंगे। एक जो है वो किलोमीटर नाम का वेरिएबल एम ऑब्जेक्ट से ताल्लुक रखेगा, एक जो है वो योर से ताल्लुक रखेगा। इसी तरह एक वेरिएबल जो है एच आर नाम का वो एम ऑब्जेक्ट से ताल्लुक रखेगा, दूसरा जो है वो योर से ताल्लुक रखेगा। अब हमने माई जो ऑब्जेक्ट है, माई ऑब्जेक्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम उस ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करेंगे और गेट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। इसे कॉल करने से माई नाम का ऑब्जेक्ट जो है उससे जो ताल्लुक रखने वाले दो वेरिएबल हैं, पहला के एम और दूसरा एच आर जो है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो जाएंगी। और माई डॉट शो नाम का फंक्शन जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब माई ऑब्जेक्ट के जो दो डाटा मेंबर्स हैं उनके अंदर वैल्यू स्टोर भी हो गई हैं और उन्हें हमने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवा लिया है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ऑब्जेक्ट है योर नाम से, हमने इसके भी अंदर जो दो हमारे पास डाटा मेंबर्स मौजूद हैं के एम और एच आर, उनके अंदर भी वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवानी है। तो वो वैल्यूज़ हम स्टोर करवाने के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट जो है इस्तेमाल करेंगे, जिससे उन वेरिएबल्स के अंदर भी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी और इस नेक्स्ट कमांड की मदद से वो वैल्यूज़ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब एक वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ के एम जो है वेरिएबल, एच आर वेरिएबल इसके पास मौजूद है और एक के एम इसके पास मौजूद है, इसी तरह एक एच आर इसके पास मौजूद है। फर्ज कर लेते हैं कि यूज़र ने इसके अंदर वैल्यू एंटर की 100, इसके अंदर एंटर की 1 आवर, यहाँ पर यूज़र ने वैल्यू एंटर की थी 200 और यहाँ पर यूज़र ने वैल्यू एंटर की थी 2 आवर। अब हमने इन दोनों को आपस में जमा करना है, तो जमा करने के लिए हम माई एड नाम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। और हम जिस फंक्शन को या जिस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं एम वाई माई, ठीक है। तो हम यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर जो है वो पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो के एम है इसमें हमारे पास जो के एम नाम का वेरिएबल यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी वो मौजूद होगी ये वाली 100 और जो एच आर है उसके अंदर मौजूद होगी ये वाली वैल्यू 1 की। अब हमने योर नाम के पैरामीटर को पास किया, योर नाम के ऑब्जेक्ट को पास किया था एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पर जो P है ये एक्चुअल में योर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हम P डॉट के एम लिखेंगे तो हमारे पास P डॉट के एम की सूरत में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 200, यानी कि वो वाली वैल्यू होगी जो इस ऑब्जेक्ट के योर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। इसी तरह जब हम यहाँ पर लिखेंगे 200
p डॉट एच आर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, यानी ये वही वैल्यू होगी जो हमारे योर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, क्योंकि एक्चुअल में p जो है वो योर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम योर को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर हम एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जमा किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर 100 प्लस 200 हो रहा है, तो हमारे पास t डॉट के एम के अंदर आंसर जो है वो स्टोर हो जाएगा 300। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एच आर प्लस पी डॉट एच आर, यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो स्टोर हो जाएगा 3। और जब हम इसे सी आउट करवाएंगे तो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो आंसर आएगा वो हमारे पास 300 और 3 आएगा, अगर हम इनपुट्स जो हैं इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ और इसी में मैं फर्दर एक मॉडिफिकेशन जो है वो भी आपको करके दिखाऊंगा। हम एंटर कर रहे हैं जी, फर्स्ट ट्रैवल कर रहे हैं हम 100, ओवर हमने प्रोवाइड किए 1 और उसके मुताबिक ही हमारे पास डिटेल्स आ गई। यू ट्रैवल्ड 100 इन 1 आवर, और नेक्स्ट टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं 200 और आवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं 200। आप देख सकते हैं कि टोटल ट्रैवलिंग जो है वो 300 किलोमीटर्स है और हमारे पास टोटल टाइम जो है वो आ रहा है 3 आवर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ये पैदा होता है कि क्या हम ऑब्जेक्ट योर को ही एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट माई को क्यों नहीं एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट माई को भी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसे चेंज कर देता हूँ कमेंट्स के अंदर, जबकि यहाँ पर मैं एक नई स्टेटमेंट लिखता हूँ योर डॉट एड, और यहाँ पर मैं माई को एज अ पैरामीटर पास कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी। अब यहाँ पर मेरे पास जो किलोमीटर है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा शुरू वाला योर वाली वैल्यूज़ को, और जो मेरे पास p डॉट के एम है ये रिप्रेजेंट करेगा माई नाम के ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें। अब भी रिज़ल्ट हमारे पास सेम वही होगा। दोबारा से हम एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं कि अब भी हमारे पास सेम वही आउटपुट जनरेट हुई है जो कि पहले थी। हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स में मौजूद डाटा मेंबर्स को जमा करना था, चाहे आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करके दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर लें या फिर आप सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल करके फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पास कर लें एज अ पैरामीटर। दोनों सूरतों में हमारे पास जवाब जो है वो सेम ही आएगा। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।